लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मुस्लिम इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य हुआ जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। यह वो एम्पायर था जिसने 3 महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों पर राज किया। ये महाद्वीप थे एशिया, अफ्रीका और यूरोप। आज के तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मेसिडोनिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया जैसे देश इसके कब्जे में हुआ करते थे। यह साम्राज्य करीब 600 सालों तक दुनिया के नक्शे पर बना रहा। इसमें कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस्लाम के प्रसार में बड़ा रोल भी अदा किया। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर इनका कब्जा हुआ करता था, इसलिए इस साम्राज्य ने न सिर्फ अपनी सीमाओं को बढ़ाया बल्कि आर्थिक रूप से भी यह काफी ताकतवर साम्राज्य था। कहा जाता है कि यह वो साम्राज्य था जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। यह सुन्नी एम्पायर था, लेकिन कहा जाता है कि इनके काल में मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सब मिलकर एक साथ रहते थे। लेकिन फिर भारत की वजह से यह साम्राज्य खत्म हो गया। ये वो कनेक्शन है जो जुड़ा हुआ है एक खोज से। आज मैं आपको इसी साम्राज्य की कहानी सुनाने वाला हूं। कैसे खड़ा हुआ ये साम्राज्य, कैसे ये 600 सालों तक सत्ता में बना रहा और आखिर ऐसा क्या खोज लिया यूरोप ने कि इस साम्राज्य का पतन हो गया। ये सब पता चलेगा आपको इस वीडियो में, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी साल 1290 में, यानी 13वीं सदी के आखिर में। यह वो दौर था जब रोम के बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो रहा था। रोम एक वक्त में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। बाद में यह 2 हिस्सों में बट गया, वेस्टर्न एम्पायर, ईस्टर्न एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर और भी कई सालों तक सत्ता में बना रहा। इसी को आगे चलकर बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया। कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी थी, जिसे आज इस्तांबुल शहर के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य भी 13वीं सदी तक आते आते सिमट कर रह गया था और कमजोर पड़ गया था। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे। इसी बाइजेंटाइन साम्राज्य पर जीत हासिल की थी ऑटोमन साम्राज्य के पहले राजा उस्मान ने। आपको बताऊं तो ऑटोमन का मतलब ही उस्मान होता है, इसीलिए इस सल्तनत को भी ऑटोमन कहा जाता है और उस्मानिया सल्तनत का भी नाम दिया जाता है। ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 1299 में अनोतोलिया नाम के शहर से। यह एक तुर्क राज्य था जो आज के तुर्की में पड़ता है। खैर, उस्मान ने अपने राज्य को आगे बढ़ाते हुए बाइजेंटाइन के एक इंपॉर्टेंट शहर सोगुत पर कब्जा कर लिया था। यह शहर इनकी पहली राजधानी बना। इसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर से उस्मानिया सल्तनत ने कई लड़ाइयां लड़ी और धीरे धीरे बाइजेंटाइन साम्राज्य को दुनिया के नक्शे से हटा दिया। उस्मान की मृत्यु के बाद उनका बेटा उरहान सुल्तान बनता है। उसने अपने पिता के साम्राज्य को 3 गुना बढ़ाया। उसने बसरा शहर पर कब्जा कर लिया और यूरोप के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा बनते हैं मुराद फर्स्ट, जिन्होंने सर्बिया और बुल्गारिया तक एम्पायर बढ़ा दिया। इस तरह ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसको असली गति मिलती है तब जब गद्दी पर बैठते हैं बायजीद प्रथम। इनके शासनकाल में ऑटोमन साम्राज्य ने कई बड़े युद्ध जीते। इन्हीं के शासनकाल में ईसाइयों ने इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। 1391 में बायजीद ने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी की। उस वक्त बाइजेंटाइन साम्राज्य की यह राजधानी हुआ करता था। अपनी राजधानी को बचाने के लिए कुस्तुनतुनिया के शासक मैनुअल प्रथम ने ईसाई देशों से मदद की गुहार लगाई। उनकी मदद के लिए फिर आगे आए कई ईसाई देश, जैसे कि हंगरी जो उस वक्त एक बड़ा साम्राज्य था, रशिया और फ्रांस के सम्राट। इन सब को ईसाइयों के धार्मिक गुरु पोप ने इकट्ठा करके युद्ध का ऐलान किया था। इस युद्ध को इतिहास में साल्बी का युद्ध कहा जाता है, जो 1394 में हुआ। इस युद्ध में बायजीद ने अकेले ही इस संयुक्त सेना को हरा दिया, जो इनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत का जश्न बायजीद मनाते उससे पहले ही ईस्ट की ओर से उनके साम्राज्य पर आधमका तैमूर और बायजीद के बीच साल 1402 में अंकारा की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में तैमूर ने बायजीद को हरा दिया। कहा जाता है कि उस वक्त के सबसे बड़े मुस्लिम सम्राट को तैमूर ने सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। इसी कैद में बायजीद की मृत्यु हो गई। तैमूर की इस तबाही से ऑटोमन साम्राज्य को उभरने में 11 साल लगे, जब महमूद प्रथम ने गद्दी संभाली। हालांकि इसके बाद यह राज्य लगातार आगे बढ़ता रहा और आखिर में साल 1453 में 20 साल के ऑटोमन राजा मेहमेद द्वितीय ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी बाइजेंटाइन एम्पायर को
पूरी तरह से खत्म कर दिया। महमद द्वितीय ने ऑटोमन तुर्कों का नेतृत्व करते हुए बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी प्राचीन शहर कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इससे बाइजेंटाइन साम्राज्य के 1000 साल का शासन का अंत हो गया। सुल्तान महमद ने शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया और इसे ऑटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बना दिया। महमद के शासनकाल में इस्तांबुल व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख इंटरनेशनल सेंटर बन गया। महमद के टाइम पर एक बड़ा बदलाव यह किया गया कि उन्होंने सभी धर्मों को महत्व देना शुरू किया। इससे पहले तक ऑटोमन साम्राज्य के राजा इस्लाम को साथ लेकर चलते थे, लेकिन महमद ने इस परंपरा को बदल दिया। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुस्तुनतुनिया जैसे शहर में ज्यादातर ईसाई रहा करते थे और उन पर शासन करने के लिए जरूरी था कि धार्मिक उन्माद को छोड़ दिया जाए। 1481 में महमद की मृत्यु हो गई। उसका सबसे बड़ा पुत्र बायजीद द्वितीय नया सुल्तान बना। इस टाइम पीरियड तक ऑटोमन एम्पायर का दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट पर कब्जा था, फिर चाहे वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो या फिर भूमध्य सागर और अरब से यूरोप का लैंड रूट हो। यही वजह है कि ऑटोमन एम्पायर ने आर्थिक तौर पर खूब समृद्धि हासिल की। इस साम्राज्य के सबसे महान राजा माने जाते हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट। जैसे हम हमारे इतिहास में पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में, वैसे ही सुल्तान सुलेमान को बेहद खास सुल्तान माना जाता है। इनके काल में ऑटोमन एम्पायर अपने चरम पर था। बगदाद, अल्जीरिया और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों को इन्होंने जीत लिया था। सुलेमान को जाना जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने कानून व्यवस्था में बदलाव करके सबके लिए एक कानून को लागू किया था। उन्होंने लिटरेचर और आर्ट को खूब बढ़ावा दिया। यही वजह है कि उनके टाइम को गोल्डन पीरियड माना जाता है इस्लाम के लिए। लेकिन जैसे हर साम्राज्य का दिन आता है बुरा, वैसे ही इस साम्राज्य के साथ भी हुआ। साल 1600 के दशक से ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप पर अपना आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व खोना शुरू कर दिया। वजह थी यूरोप में आने वाली औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण की शुरुआत। इस दौर में यूरोप के देशों ने बड़े पैमाने पर तरक्की की। यही वो टाइम था जब यूरोप के देशों ने अलग अलग समुद्री रास्तों की खोज करनी शुरू की। इस दौरान भारत और चीन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के व्यापारिक रिश्ते भी बने। यूरोपियन देशों ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को खोज लिया था, जहां से आगे बढ़कर वो भारत और एशिया के बाकी देशों से जुड़ गए। यही वो खोज थी दोस्तों जिसने ऑटोमन साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। इस खोज का नुकसान ये हुआ कि अंग्रेजों को या यूरोपियंस को एक ऐसा रास्ता मिला जिसके बाद उन्हें ऑटोमन के कब्जे वाले ट्रेड रूट पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। यानी कि जिस ट्रेड के सहारे ऑटोमन साम्राज्य मजबूत हुआ था, उसकी नींव हिल गई थी। इसके चलते ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता गया और बाद में उसके कमजोर शासकों ने इसे और कमजोर कर दिया। इसी दौरान साल 1683 में ऑटोमन तुर्कों को वियना की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उनकी पहले से ही कम स्थिति को और भी बदतर बना दिया। अगले 100 सालों में इस साम्राज्य ने अपने कई इंपॉर्टेंट हिस्सों को खो दिया। 1830 में ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से लड़कर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। फिर 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने रोमेनिया, सर्बिया और बुल्गारिया को भी आजाद करा लिया। इस तरह से जो साम्राज्य अभी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था, उसके टुकड़े होने शुरू हो गए थे। 20वीं सदी आते आते ऑटोमन बस एक नाम का साम्राज्य था। पूरी तरह से खत्म होने के लिए उसे बस एक धक्के का इंतजार था, और वो धक्का लगता है साल 1914 में, जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऑटोमन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वाली केंद्रीय शक्तियों को अपना समर्थन देकर पहले वर्ल्ड वॉर में जुआ खेला, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। जर्मनी युद्ध हार गया और ऑटोमन साम्राज्य के और भी ज्यादा टुकड़े हो गए। युद्ध खत्म होने के बाद ज्यादातर ऑटोमन एरियाज ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रशिया के बीच में डिवाइड हो गए। फिर आता है साल 1922, जब ऑटोमन सुल्तान की उपाधि को ही खत्म कर दिया गया। अब अगर आप याद करें तो हमारे देश में इस टाइम पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके साथ ही एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को बचाने के लिए चल रहा था, लेकिन इन सब का कोई फायदा हुआ नहीं और ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा हो गया। दोस्तों, ये वो साम्राज्य था जो सिर्फ अपनी बड़ी जीतों के लिए नहीं, बल्कि कला, विज्ञान और चिकित्सा में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। इस दौर में इस्तांबुल और दूसरे कई मुस्लिम शहर कला के केंद्र के रूप में उभरे थे। चित्रकला, कविता, वस्त्र और कालीन बुनाई, चीनी मिट्टी की चीजें और संगीत को इस दौरान बहुत बढ़ावा मिला था। ऑटोमन साम्राज्य में विज्ञान को भी खूब बढ़ावा दिया गया। मैथ्स, खगोल विज्ञान, दर्शन, फिजिक्स
भूगोल और केमिस्ट्री को सीखने और सिखाने का काम इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर होता था। इस साम्राज्य के खात्मे के साथ ही ये सब कुछ भी पतन की ओर चला गया। दोस्तों 1299 से लेकर साल 1922 के बीच कुल 36 सुल्तानों ने ऑटोमन साम्राज्य की गद्दी को संभाला। 600 सालों के इस टाइम पीरियड में दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना राज किया। यही वजह है कि ऑटोमन को दुनिया के सबसे महान इस्लामिक राज्य के रूप में देखा जाता है। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम एम्पायर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.